नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों, आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है। तो दोस्तों, ये तीसरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, इसके अलावा जो भी न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हमने इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो दोस्तों इसके पहले आई है वो दोस्तों उसके अंदर हमने 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे। तो दोस्तों हम यहाँ से 51 नंबर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा शेड्यूल एक्स ड्रग्स है इसके अंदर बेसिकली नारकोटिक्स कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं, यानी कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स द लाइसेंस इज इश्यू इन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स किस फॉर्म में लाइसेंस को इश्यू किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है 20G, यानी कि हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। तो दोस्तों, ऑफेंसेज एंड पेनाल्टी से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें दिया है कि ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज फॉर मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग ऑफ एडल्टरेटेड ड्रग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा एडल्टरेटेड ड्रग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जब आप किसी भी बनी बनाई ड्रग में उसके अंदर कुछ मिलावट कर देते हैं दोस्तों, तो उसी को हम बोलते हैं एडल्टरेटेड ड्रग। जैसे दोस्तों, जो आपका प्योर दूध होता है उसके अंदर यूरिया का, इसके अलावा कास्टिक सोडा, पानी लोग मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं मिलावटी दूध बोलते हैं। ठीक उसी तरह एडल्ट्रेटेड जो ड्रग है इसके अंदर मिलावट कर दी जाती है तो उसी को हम बोलते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग। तो इसकी ऑफेंसेज और पेनाल्टीज क्या होगी, बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट लिखे गए हैं। तो इसमें लिखा है कि ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट फॉर ए मिनिमम 10 ईयर एक्सटेंडिंग टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इसमें पकड़े जाते हैं तो कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है और आपको दोस्तों आजीवन कारावास भी हो सकता है, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा हो सकती है। और जो फाइन होगा दोस्तों वो आपका 10 लाख से कम नहीं होगा। और अगर उसके बाद अगर दोस्तों आप दूसरी बार तीसरी बार फिर से पकड़े जाते हैं तो जो जेल होगी वो 10 साल की हो जाएगी और जो फाइन होगा वो 20,000 रुपये का हो जाएगा। तो दोस्तों, बाद में पकड़े जाने पर यहाँ पर जेल भी कम हो जा रही है और फाइन भी यहाँ पर कम हो जा रहा है। पहली बार में फाइन लग रहा है 10 लाख रुपए और दोस्तों बाद में पकड़े जाने पर 20,000 रुपये लग रहा है। तो इसलिए जो भी क्रिमिनल्स हैं जो दवाइयों के अंदर मिलावटी करते हैं उनके हौसले इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वह है ऑल ऑफ दी अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विदाउट लाइसेंस। यहाँ दोस्तों, अगर विदाउट लाइसेंस के कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर दोस्तों कोई भी आदमी सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ड्रग्स का, तो उस समय क्या ऑफेंसेज और पेनाल्टीज हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसमें जेल हो सकती है इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 3 ईयर, या दोस्तों कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है जिसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और कम से कम 1 लाख रुपए की फाइन हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप दूसरी बार तीसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं, यहाँ पर लिखा है ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, तो दोस्तों जो जेल है उसको 2 से 4 साल और इसके अलावा फाइन जो है उसको 10,000 किया जा सकता है, या फिर दोनों दोस्तों आपको जेल और फाइन दोनों किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सभी ऑफेंसेज और पेनाल्टीज हो गई हैं मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विदाउट लाइसेंस। तो ये सभी कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है कि क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर शुड बी। तो इसमें दिया है दोस्तों ग्रेजुएट इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोलॉजी, और दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी, और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग ऑफ ड्रग। तो दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन है वह है बोथ 1 और 2 का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है कि प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन इज। तो दोस्तों, जब भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो दोस्तों उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो दोस्तों, जो भी ड्रग इंस्पेक्टर आता है उसको पहले उसने दोस्तों
जो भी सैंपल लिया आपकी शॉप से उसका एक फेयर प्राइस उसको पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई टैबलेट 5 रुपए की है तो उसको उसका 5 रुपये उसको पे करना पड़ेगा, तभी वो उसका सैंपल ले सकता है। और यहाँ पर लिखा है कि इन्फॉर्म पर्पज ऑफ टेकिंग सैंपल। जी हाँ दोस्तों, उसको ये बताना पड़ेगा कि आखिर वो इसका सैंपल क्यों ले रहा है, उसका पर्पज क्या है। और दोस्तों जो भी सैंपल लिया जाएगा उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों, और उसमें से एक सैंपल आपको दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सैंपल दोस्तों जाएगा लेबोरेटरी में जाएगा, और तीसरा सैंपल डीआई ऑफिस में रखा रहेगा दोस्तों, और चौथा जो सैंपल होगा उसको ऐसे एविडेंस कोर्ट के अंदर रखा जा सकता है अगर कोई केस चलता है। तो दोस्तों इस तरह उसके 4 सैंपल किए जाते हैं, 4 पार्ट किए जाते हैं, और सबको सील कर दिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर ड्रग इंस्पेक्टर सीज करता है तो उसको 20 दिन के अंदर उसको वापस करना पड़ता है। ये आपका रूल दिया गया है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। और यहाँ दिया है कि ड्रग्स विच सेल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली कम्स अंडर। जी हाँ दोस्तों, जो भी जेनेरिक मेडिसिन है उनके नेम किस शेड्यूल में दिए गए हैं, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है शेड्यूल डब्ल्यू। तो जो हमारा शेड्यूल डब्ल्यू है इसके अंदर केवल जेनेरिक नेम्स दिए गए हैं। तो बाकी इसमें दिया है शेड्यूल ए। तो दोस्तों शेड्यूल जो हमारा शेड्यूल ए है इसके अंदर दोस्तों प्रोफार्मा दिया है, किसका, वेरियस लाइसेंस टाइप्स का फॉर्मेट दिया है। और शेड्यूल सी के अंदर हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में दिया है। तो इसके बाद हमारा शेड्यूल डब्ल्यू बचता है जिसके अंदर जेनेरिक नेम्स दिए गए हैं ड्रग्स के। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसको मैंने नेट पर भी देखा है, उसके बाद मैंने 2-3 बुक के अंदर भी देखा है। तो दोस्तों उसके अंदर लिखा है 9045 किसी में लिखा है दोस्तों, और इसके अलावा किसी में 9055 लिखा है, यानी कि 9054 किसी में लिखा है, 1954 लिखा है, और किसी बुक में 1955 लिखा है। तो इसमें लिखा है कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनबल एडवर्टीजमेंट एक्ट पास्ड इन। तो दोस्तों इसको मैंने देखा, नेट पे देखा, बुक के अंदर हमने इसको सर्च किया। तो दोस्तों इसमें दिया 1955 किसी में बुक में दिया है, और किसी में 1954 दिया है। तो दोस्तों आप इसको अपने अनुसार लगा लेंगे कि इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, कि आपका आंसर 1954 वाला है कि 1955 वाला है। तो दोस्तों आप इसको समझ लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो 1954 में पास हुआ था, लेकिन इसको कहीं कहीं पे दोस्तों इसको 1955 भी लिखा गया है, तो आप इसको देख लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनबल एडवर्टीजमेंट एक्ट पास्ड इन। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि कंट्रोलिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स दैट क्लेम मैजिक क्योर एंड प्रिवेंट सेल्फ मेडिकेशन। तो दोस्तों जब आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते होंगे तो वहाँ पे ढेर सारे पर्चे लगे होते हैं, बाबा बंगाली और न जाने क्या क्या लगा होता है, जहाँ पे दोस्तों भूत प्रेत और पता नहीं क्या क्या तालिस्मान और ये सब चीज़ें के बारे और ये सब चीज़ों के बारे में लिखा होता है। तो दोस्तों वही सब ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट यानी कि ऑब्जेक्शनबल एडवर्टीजमेंट एक्ट के अंदर आता है। तो और इसका दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर लिखा है कंट्रोलिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स दैट क्लेम मैजिक क्योर। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं जादुई चिकित्सा के जो लोग दावे करते हैं कि ये बीमारी ये प्रॉब्लम हम झट से ठीक कर देंगे दोस्तों, उसी को बोलते हैं मैजिक क्योर बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट सेल्फ मेडिकेशन। तो दोस्तों इसका एक ऑब्जेक्ट होता है कि हम सेल्फ मेडिकेशन को भी रोकें, यानी कि हमारा बोथ 1 और 2 का जो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट आर। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, रोक लगाना या फिर इसको प्रतिबंधित करना कहते हैं हिंदी में। तो इसमें लिखा है प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज इन वुमन, इसके अलावा करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमन, और डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल जे के अंदर कुछ ऐसी बीमारियों को लिस्ट है दोस्तों जिनको ठीक करने का दावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये देखिए आ चुका है शेड्यूल जे। तो इसके अंदर लिखा है डिजीज विच मे नॉट क्योर आर प्रिवेंट। तो इसमें दोस्तों इसके अंदर वैसे ढेर सारी लिस्ट दी गई है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाए हैं। तो इसमें लिखा है एंजाइना पेक्टोरिस, बाल्डनेस यानी कि गंजापन, कैंसर, स्टोन इन गैल ब्लैडर, ओबेसिटी, फेयरनेस ऑफ स्किन, इसके अलावा दोस्तों एड्स। तो दोस्तों
इस तरह की लंबी बीमारियों की लिस्ट है जिनको ठीक करने का दावा कोई नहीं कर सकता है दोस्तों, और अगर उसको ठीक करने का दावा करता है तो दोस्तों उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और दोस्तों जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनबल एडवर्टाइजमेंट 1954 के अंतर्गत की जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज इन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई झूठा दावा करता है कि मैं ये बीमारी ठीक कर सकता हूँ तो दोस्तों उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें लिखा है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ आर फाइन आर बोथ। जी हाँ दोस्तों, उसके खिलाफ कम से कम 6 महीने की जेल हो सकती है और उसके अगेंस्ट कुछ फाइन लगाया जा सकता है। और दोस्तों अगर वो ऐसा करते फिर से पकड़ा जाता है तो उसको दोस्तों उसको जेल हो सकती है 1 साल की, और उसको फाइन या फिर दोनों लगाया जा सकता है। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है बोथ 1 और 2 का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट पास्ड इन, यानी कि नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट को कब पास किया गया था। तो इसको 1985 में पास किया गया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज फॉर इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज। दोस्तों अगर कोई चरस, गांजा, हीरोइन दोस्तों इस तरह के नारकोटिक्स या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज का एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो दोस्तों उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई उसका सेल करता है, स्टॉक करता है या फिर उसका प्लांटेशन करता है, खेती करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें लिखा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ आर फाइन अप टू 10,000 आर बोथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रिगरस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कठोर कारावास उसको हो सकती है कब तक की, 6 महीने की, या फिर फाइन हो सकता है 10,000 रुपये या फिर दोनों। लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी में ऐसा होता है तो इसके बाद इसमें सेकंड लिखा है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर आर फाइन अप टू 1 लाख आर बोथ। अगर क्वांटिटी दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आपको कठोर कारावास हो सकता है 10 साल का, और फाइन हो सकती है 1 लाख रुपए की, या फिर दोनों हो सकता है। और अगर कमर्शियल लेवल पे अगर इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर इसका किया जा रहा है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर लिखा रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 to 20 ईयर एंड फाइन 1 लाख एंड बोथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कठोर कारावास हो सकती है 10 से 20 साल की, और जो फाइन होगा वो कम से कम 1 लाख रुपए का होगा, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि प्राइस फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो भी हमारी ड्रग्स हैं ये एक वाइटल कमोडिटी होती हैं, और जो भी ड्रग मेडिसिन है ये सबको मिलना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट इस पर जो भी इसका प्राइस है इस पर कंट्रोल लगती है। तो इसमें लिखा है कि प्राइस फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड। दोस्तों जो भी हमारा शेड्यूल फॉर्मुलेशन होता है इसके अंदर एक शेड्यूल बना होता है जिसको कहते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो उसके अंदर जो भी मेडिसिन का नेम दिया गया है उसी को हम कहते हैं शेड्यूल फॉर्मुलेशन। तो इसमें लिखा है कि प्राइस फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको हम सीलिंग प्राइस कहते हैं, यानी कि जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि शेड्यूल 1 ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। और तो दोस्तों ये हमारा शेड्यूल फर्स्ट में दिया है, ये हमारा शेड्यूल फर्स्ट में दिया है। इसके अलावा फॉर्म्स एंड अप्रूवल आर रिवीजन ऑफ प्राइसेज ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन। या दोस्तों जो भी शेड्यूल फॉर्मुलेशन के अंदर ड्रग्स दी गई हैं उनका अप्रूवल और उनका प्राइस रिवीजन, यानी कि जो भी उनका प्राइस है उनका प्राइस कब बढ़ाया जा सकता है, कब घटाया जा सकता है, ये सभी चीज़ें शेड्यूल सेकंड में दी गई हैं। तो जो हमारा शेड्यूल फर्स्ट है वो हमारा रिलेटेड नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन से, यानी कि जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि मार्जिन फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट इन सेलिंग प्राइस इन शेड्यूल फॉर्मुलेशन। यहाँ दोस्तों जो हमारा शेड्यूल फॉर्मुलेशन है यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, उसके अंदर कितनी मार्जिन फिक्स की गई है बाय गवर्नमेंट टू रिटेलर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 16%, यानी कि 16% का मार्जिन जो है उसको फिक्स किया गया है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं।
और यहाँ पूछा है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आर इन। तो दोस्तों जो भी हमारा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसको किस शेड्यूल में शामिल किया गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है शेड्यूल आई, यानी कि शेड्यूल आई के अंदर हमारा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के नेम दिए गए हैं। बाकी शेड्यूल डब्ल्यू इसके अंदर जेनेरिक नेम दिए गए हैं। और यहाँ पर दिया है शेड्यूल सी दिया है, इसके अंदर बायोलॉजिकल्स या फिर स्पेशल प्रोडक्ट के नेम दिए गए हैं। और यहाँ पर दिया है शेड्यूल जे। तो जो हमारा शेड्यूल जे है इसके अंदर दोस्तों एलिमेंट्स या फिर डिजीज की ऐसी लिस्ट है जिनको क्योर नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि इसमें लिखा है नो मैन्युफैक्चरर सेल इंक्रीज द MRP ऑफ एनी ड्रग बाई ब्लैंक परसेंटेज ड्यूरिंग लास्ट मंथ। यह दोस्तों आपका चाहे शेड्यूल फार्मूलेशन हो या फिर नॉन शेड्यूल फार्मूलेशन ड्रग हो, उसकी प्राइस कोई भी मैन्युफैक्चरर 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है एक साल में। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है मोर देन 10%, यानी कि 10% से ज़्यादा उसकी MRP नहीं बढ़ाई जा सकती है किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि पॉइजन एक्ट पास्ड इन, यानी कि पॉइजन एक्ट को कब पास किया गया था। तो दोस्तों जो हमारा पॉइजन एक्ट है इसको 1919 में पास किया गया था, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि पॉइजन एक्ट पास टू रेगुलेट। तो दोस्तों पॉइजन एक्ट को क्यों पास किया गया था, तो जो इसका ऑब्जेक्ट था वो था इंपोर्ट ऑफ पॉइजन, एक्सपोर्ट ऑफ पॉइजन एंड सेल ऑफ पॉइजन को रेगुलेट करना। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो चलिए इसके बाद हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है कि ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज फॉर पॉइजन एक्ट, यानी कि पॉइजन एक्ट के अंदर क्या ऑफेंसेज और पेनाल्टीज दी गई हैं। तो इसमें लिखा है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ आर फाइन अप टू 500 रुपी ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। जी दोस्तों अगर पहली बार पकड़े जाते हैं तो 3 महीने की जेल या फिर फाइन जो कि होगी 500 रुपये या फिर दोनों हो सकता है। और अगर दोस्तों इसके बाद भी अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें 6 महीने की जेल और कम से कम 1000 रुपये का फाइन या फिर दोनों हो सकता है। तो दोस्तों ये होते हैं ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज अंडर पॉइजन एक्ट, यानी कि हमारा बोथ 1 और 2 का जो ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद की जो दोस्तों पार्ट 4 वीडियो है वो शाम को आएगी। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।